हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं संजय सेन आप सभी का स्वागत करता हूं तरुण डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको सेट नंबर 3 करवाऊंगा, ठीक है, आर्मी टेक्निकल के लिए। इससे पहले मैं आपको 2 सेट करवा चुका हूं। अगर आप नए हैं तो उनको ज़रूर देखें आप, और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें आप, ठीक है। और आपके प्रत्येक सेट में 50 प्रश्न होते हैं। इसमें भी आपके पूरे 50 प्रश्न हैं। आपने कितने क्वेश्चंस जो है सही किए वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस फटाफट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने। पहले मैं आपके लिए क्वेश्चन पढ़ूंगा, फिर ऑप्शन पढ़ूंगा, उसके बाद इतने आपको अपना आंसर जो है टिक कर लेना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज क्रेडिटेड फॉर द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। मतलब भारत में हरित क्रांति का श्रेय निम्न में से किसको जाता है, ये पूछा है। ऑप्शन से हैं नॉर्मन बोरलॉग, ऑप्शन बी डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, ऑप्शन सी चौधरी चरण सिंह, या ऑप्शन डी शकीना बेगम। तो दोस्तों, भारत में हरित क्रांति का जो श्रेय जाता है वो जाता है आपका ऑप्शन बी डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को, ठीक है। और आपसे पूछा जा सकता है कि विश्व में किसको श्रेय जाता है। विश्व अगर भारत का पूछे तो डॉक्टर स्वामीनाथन हो जाएगा, अगर विश्व में पूछे तो हरित क्रांति का श्रेय किसको जाता है, तो ये जाता है आपका ऑप्शन ए नॉर्मन बोरलॉग को, ठीक है। दोनों प्रश्न आपको याद रखने हैं। एक प्रश्न और आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि भारत में हरित क्रांति का जो प्रभाव है सबसे ज्यादा किस फसल पर पड़ा था, ठीक है। तो सबसे ज्यादा पड़ा था गेहूं पर, ठीक है, और चावल पर, ठीक है। दोनों याद रखना आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच इज द कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट। छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी कौन सी है, इनमें से ये पूछा है। ऑप्शन है चंडीगढ़, ऑप्शन बी रायपुर, ऑप्शन सी गांधीनगर, या ऑप्शन डी भोपाल। तो छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है वो है आपकी ऑप्शन बी रायपुर, ठीक है। और चंडीगढ़ है आपकी हरियाणा और पंजाब की राजधानी, गांधीनगर है आपकी गुजरात की, और भोपाल है आपकी मध्य प्रदेश की, ठीक है। ये सभी फैक्ट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हु इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ इंडिया। भारत का संवैधानिक प्रधान कौन होता है, ये पूछा है। तो देखिए ऑप्शन आपके सामने, राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री, या ऑप्शन डी राज्यपाल। तो भारत का जो संवैधानिक प्रधान होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है जो, वो है आपके ऑप्शन ए यानी राष्ट्रपति, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और भारत के जो प्रथम नागरिक कहा जाता है वो भी राष्ट्रपति को ही कहा जाता है, ठीक है। ये भी याद रखना। और मिनिमम एज कितनी चाहिए होती है राष्ट्रपति बनने के लिए, वो चाहिए होती है 35। ये तीनों प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, ये पूछा है। ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी अमित शाह, ऑप्शन सी योगी आदित्यनाथ, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ। जो नीति आयोग है इसको पहले जो कहा जाता था, पहले योजना आयोग कहा जाता था, ठीक है। और 2015 में इसका नाम चेंज होकर के, ठीक है, इसका नाम नीति आयोग हो गया है, ठीक है। आपसे पूछा है क्वेश्चन में वर्तमान अध्यक्ष कौन होते हैं, तो इनके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो हैं पीएम नरेंद्र मोदी। ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। नरेंद्र मोदी क्यों है, क्योंकि नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं आपके पीएम, ठीक है, यानी प्रधानमंत्री होते हैं, इसलिए, ठीक है। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और आपसे अगर सीईओ पूछे इसका किसका, नीति आयोग का, तो वो है अमिताभ कांत, ठीक है। आपको तीनों चारों जो क्वेश्चन है ये याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच इज द वर्ल्ड्स
लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है इनमें से, ये पूछा है। ऑप्शन है एशिया, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, या ऑप्शन डी अमेरिका। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है आपका एशिया, ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। और अगर आपसे सबसे छोटा पूछे तो वो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, दोनों याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन आर्मी डेज सेलिब्रेटेड, निम्न में से भारतीय सेना दिवस जो है मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, ये पूछा है। ऑप्शन से 1 जनवरी, ऑप्शन बी 15 जनवरी, ऑप्शन सी 23 फरवरी, ऑप्शन डी 10 फरवरी 10 दिसंबर। तो भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है आपका 15 जनवरी को, ठीक है। और इस साल इसका जो विषय था 2022 का, वो था भविष्य की ओर, भविष्य में प्रगति की ओर, भविष्य में प्रगति की ओर, ठीक है। ये याद रखना, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इस साल जो है विषय क्या रहा था भारतीय सेना दिवस का, ठीक है। और ये किसकी याद में मनाया जाता है, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये मनाया जाता है आपका जो हमारे फर्स्ट फील्ड मार्शल थे मिस्टर करियप्पा, उनकी याद में, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कॉजेज ब्लड नॉट टू क्लॉट, किस विटामिन की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो इसका तो सभी को पता होगा, रक्त का थक्का किसकी कमी से नहीं जमता है, ये नहीं जमता है विटामिन के की कमी से। ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ पे। हड्डियों को मजबूत करता है विटामिन डी, और विटामिन सी जो है आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, और जो हमारी स्कर्वी रोग है उससे बचाता है, ठीक है। और ऑप्शन ए जो विटामिन ए है आपकी आंखों की रोशनी के लिए, जो विटामिन सी होता है ये भी फायदेमंद होता है, और जो ये विटामिन ए होता है ये भी आपके अच्छा होता है दिमाग को तेज करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द गुरु ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर महान के गुरु निम्न में से कौन थे, ये पूछा है। ऑप्शन है सेल्यूकस निकेटर, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी चाणक्य, या ऑप्शन डी कुणिक। तो सिकंदर महान जो काफी फेमस है, ठीक है, इन्हें अलेक्जेंडर भी कहा जाता है। तो एक्चुअली इनका नाम अलेक्जेंडर ही था, लेकिन लोग इन्हें सिकंदर बोलते हैं, ठीक है। तो इनके जो गुरु थे वो थे आपका ऑप्शन बी अरस्तु, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, हु वॉज द फाउंडर ऑफ नंदा डायनेस्टी, नंदवंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे, ये पूछा है। तो नंदवंश के जो संस्थापक थे वो थे आपके महापद्मानंद, ठीक है। और तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए करेक्ट, महापद्मानंद। और आपसे अंतिम पूछे, अंतिम कौन थे लास्ट, तो वो थे आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, घनानंद। और घनानंद को जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, वेयर इज माउंट राकापोशी, राकापोशी जो पर्वत है वो कहां पर है, ये पूछा है निम्न में से। तो ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी श्रीलंका, या ऑप्शन डी पाकिस्तान। तो राकापोशी जो पर्वत है ये आपका है पाकिस्तान में, ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट, हु डिस्कवर्ड गामा रेज, गामा किरणों की खोज किसने की थी, ये पूछा है। तो गामा किरणों की खोज जो की थी वो की थी बैकरॉल ने, ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। और एक्सरे की खोज करी थी रॉन्टजन ने, या रॉन्टजन बोलते हैं जिन्हें, ठीक है, दोनों याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, व्हाई डज अर्थ हैव इट्स ओन एटमॉस्फेयर, पृथ्वी का अपना वायुमंडल क्यों है, ये पूछा है। ऑप्शन है आपके सामने, घर्षण, ऑप्शन बी गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन सी मिट्टी, या ऑप्शन डी इनमें से बादल। तो देखिए वायुमंडल का जो अपना पृथ्वी का जो वायुमंडल है वो क्यों है, क्योंकि ये है आपका ऑप्शन, इसके लिए जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल ही जो है आपकी गैसेस होती हैं, है ना, ऊपर होते हैं जो, उनको रोके रखता है यहाँ पे, अपनी तरफ खींचता है, तो वो अपने एक स्पेस बना के रखते हैं और यहाँ तक ही रह जाते हैं वो, ठीक है। अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो ये इकट्ठे नहीं होते, ठीक है, इधर उधर हो जाते।
ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द फंडामेंटल क्वांटिटी ऑफ फोटोन। फोटोन किसकी मूलभूत मात्रा है, ये पूछा है। तो ऑप्शन आपके सामने, विद्युत, ऑप्शन बी चुंबकत्व, ऑप्शन सी प्रकाश, या डी इनमें से कोई नहीं। तो फोटोन किसकी मूलभूत इकाई मात्रा है, तो ये है आपका ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पे, प्रकाश की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, वेयर शुड द हैंडल ऑफ अ डोर बी प्लेस्ड फॉर इजी ओपनिंग। किसी दरवाजे को आसानी से खोलने के लिए उसका हैंडल कहाँ लगाया जाना चाहिए, ये पूछा है। ऑप्शन आपके सामने, बीच में, ऑप्शन बी कब्जों के पास, या ऑप्शन सी कब्जों से दूर, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी करेक्ट, यानी कब्जों से थोड़ा दूर। देख लिए, देखो यहाँ पे अगर कब्जे लगाते हैं हम किसी डोर के, ठीक है, तो हम जो हत्था लगाते हैं, उसका हैंडल लगाते हैं, तो हम यहाँ पे लगाते हैं ना, दूर लगाते हैं ना, बीच में थोड़ी ना लगाते हैं, ना ही उसके पास लगाते हैं। ठीक है, थोड़ा दूर लगाते हैं, इस वजह से इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट, व्हाट हैपन्स टू द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस विद इंक्रीजिंग प्रेशर। दाब बढ़ाने से बर्फ का गलनांक क्या होता है। तो दाब बढ़ाने से बर्फ का गलनांक बढ़ता है, ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, वाई डू वी यूज इंडिगो वाइल वॉशिंग क्लोथ्स। कपड़ों को धोते समय हम नील का उपयोग क्यों करते हैं। ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन ए बेहतर मार्जन क्रिया के कारण, ऑप्शन बी सही वर्ण संयोजन के कारण, ऑप्शन सी अति उज्जवल स्वरूप के कारण, या ऑप्शन डी बहुत कम दाम के कारण। तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो होगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट। ठीक है, सही वर्ण संयोजन के लिए, यानी बिकॉज ऑफ द करेक्टर कॉम्बिनेशन। ठीक है, एक्चुअली पीला रंग और जो नीला रंग होता है ना, वो दोनों मिलकर जो व्हाइट फॉर्म करते हैं। ठीक है, इस वजह से यूज करते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, इसका मतलब ये है। ठीक है, मतलब साफ हो जाता है, अगर नील डाल देते हैं उसमें पीलापन जो है खत्म हो जाता है कपड़ों से, जो व्हाइट कपड़े होते हैं उनमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज नॉन टू मैन इज। मानव को विद्युत ऊर्जा का सबसे पुराना रूप है। ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन ए पवन ऊर्जा, ऑप्शन बी सौर ऊर्जा, ऑप्शन सी ज्वार ऊर्जा, या ऑप्शन डी भूतापीय ऊर्जा। क्वेश्चन में पूछा आपसे जो मानव यूज करते थे सबसे पहले या जानते थे, किस ऊर्जा को जानते थे सबसे पहले। तो सबसे पहले जो जानते थे वो जानते थे आपके सौर ऊर्जा को, सोलर एनर्जी को। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, द सेपरेशन ऑफ क्रीम बाय चर्निंग मिल्क इज ड्यू टू। दूध को मथने से क्रीम के अलग हो जाने का कारण है। ऑप्शन से आपके सामने, ऑप्शन ए घर्षण बल, ऑप्शन बी गुरुत्व बल, ऑप्शन सी अपकेंद्रीय बल, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो होगा आपका ऑप्शन सी करेक्ट। ठीक है, जब भी हम दूध को मथते हैं, है ना, तो अपकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स है वो अप्लाई होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट डज द कलर ऑफ द स्टार्स डिपेंड ऑन। व्हाट डज द कलर ऑफ द स्टार्स डिपेंड ऑन। तारों का रंग किस पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए तापमान, ऑप्शन बी दूरी, ऑप्शन सी त्रिज्या, या ऑप्शन डी दाब। तो तारों का जो रंग है किस पर निर्भर करता है, ये करता है आपका तापमान पर। ठीक है, क्योंकि तारे जो होते हैं वो गर्म होते हैं। ठीक है, इसी वजह से वो प्रज्वलित दिखाई पड़ते हैं आपको। ठीक है, चमकते हुए दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, विच मिरर इज यूज्ड टू सी द रियर व्यू फॉर ड्राइविंग अ व्हीकल। वाहन चालन के लिए पीछे के दृश्य को देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ये पूछा है। ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन ए
उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी साधारण दर्पण, ऑप्शन डी समतल दर्पण। तो पीछे के दृश्य को देखने के लिए आपका यूज होता है वो होता है ऑप्शन ए उत्तल दर्पण। क्यों होता है? क्योंकि जो उत्तल दर्पण होता है वो छवि को जो है छोटा कर देता है, तो इसीलिए हम जो है अपने जो हैंडल के आसपास लगा देते हैं इसे साइड में, ताकि जो दृश्य दिखे हमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू चेंज द स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन इज। गति के बिजली के पहिए की पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन है। तो बिजली के पंखे की गति को बदलने के लिए जो यूज होता है वो होता है आपका ऑप्शन बी करेक्ट, यानी रेगुलेटर। रेगुलेटर तो होता है वो। ठीक है, पंखे को जब मंदा या तेज करते हैं, है ना, तो वो गोल गोल सा होता है ना, उसी को हम घुमाते हैं तो उससे मंदा या तेज हो जाता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द रीजन फॉर द लस्टर ऑफ डायमंड। हीरे की चमक का कारण क्या है? ऑप्शन आपके सामने, प्रकाश का परावर्तन, ऑप्शन बी प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन सी प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो होगा आपका ऑप्शन सी करेक्ट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन इसका सही आंसर होगा। जो हीरे की चमक के लिए मुख्य रीजन है वो यही है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टीपलर इज यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर। स्टीपलर का मीनिंग समझ नहीं आ रहा तो गैस लिख लेना यहाँ पे, मतलब कौन सी गैस जो है यूज होती है। ठीक है, तो ऑप्शन से आपके सामने, ऑप्शन ए अमोनिया, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी फ्रेऑन, या ऑप्शन डी ऑक्सीजन। तो रेफ्रिजरेटर में जो गैस यूज होती है वो होती है आपकी फ्रेऑन, ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट, और कौन सी गैस निकलती है रेफ्रिजरेटर में से? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, जो आपके ग्रीन हाउसेज गैसेज में से होती है। ठीक है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है एमीटर का यूज। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पे। और बायनोकुलर का यूज होता है आपका दूर जो वस्तुएं होती हैं उनको देखने के लिए। बैरोमीटर का यूज होता है आपका दाब मापने के लिए। ठीक है, तीनों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, इफ टू प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइंड बाय 90 डिग्रीज देन व्हाट विल बी द नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन देम। यदि दो समतल दर्पण 90 डिग्री कोण पर झुके हों तो उनके बीच रखी वस्तु के प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी? तो कैसे निकालते हैं इसको मैं बता देता हूँ। इसके लिए फॉर्मूला होता है 360 डिग्री, और नीचे लिखते हैं हम जो एंगल दिया होता है आपका दो समतल दर्पण के बीच में वाला, यहाँ पे 90 डिग्री दिया हुआ है, माइनस कर देते हैं 1 से। तो इसे काट दो 4 पर, 4 में से 1 गया तो 3, यानी 3 प्रतिबिंब बनेंगे। ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला लेना है। ठीक है, आपसे कभी भी पूछे एग्जाम में तो ये अप्लाई कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, अभी आपके मैथ के क्वेश्चंस जो हैं स्टार्ट हो गए हैं। तो क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं आपके। इन एन ऑर्गेनाइजेशन 35% आर गर्ल्स एंड 1300 आर बॉयज, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। किसी संस्था में 35% लड़कियां हैं तथा 1300 लड़के हैं, तो ज्ञात कीजिए कुल सदस्यों की संख्या क्या होगी ऑर्गेनाइजेशन में, ये पूछा है। तो देखिए किसी भी चीज को देखते हैं अगर आप, तो ओवरऑल जो देखा जाता है वो देखा जाता है परसेंटेज में। तो ओवरऑल जो होता है कुछ भी चीज वो होती है अपना पे 100%। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है 35% तो लड़कियां हैं। ठीक है, बचे हुए कौन है? लड़के।
मतलब 1300 जो है लड़के हो गए। टोटल कितने हैं? 100%। ये 100% के बराबर ही तो है कि नहीं? तो आप एक काम करो, इसे इधर ले जाओ, 35 को इधर ले जाओगे तो 65% बचेगा। 65% की वैल्यू दी हुई है आपको 1300। ठीक है, यहाँ से 1% की वैल्यू आएगी आपके पास 20। ठीक है, आपसे कुल सदस्यों की संख्या पूछी, यानी 100% की सदस्य हैं जो, उनकी संख्या पूछी है, तो 100% हो जाएंगे यहाँ पे 2000। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। एक बार दोबारा से बता देता हूँ। देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप ले लीजिए, कुछ भी जो होता है प्राप्त 100% होता है, उसमें से कह रहा है कि 35% तो हैं गर्ल्स, और तथा जो बचे हैं वो 1300 लड़के हैं, तो 1300 हमने यहाँ पे लिख दिया, जो टोटल है 100% के बराबर। ठीक है, बस हमने इसे सॉल्व किया है। हमें 65% की वैल्यू 1300 आई है, तो 1% की वैल्यू लिख दी हमने 20। इसे काटोगे तो 1% की वैल्यू जो है 20 आएगी, तो 100% की वैल्यू पूछी थी आपसे, तो आ जाएगी 2000। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। पर्सन ए एंड बी गेट्स ₹6000 for a work where 20% of A and 40% of B are equal. Then find the difference of their income. किसी काम के लिए व्यक्ति ए और बी को 6000 रुपये मिलते हैं। ठीक है, मतलब ए और बी कोई दो व्यक्ति हैं, उनकी जो उन्हें मिलते हैं वो टोटल मिलते हैं कितने? 6000 रुपये। ठीक है, ठीक है। अभी कहता है जहां ए का 20% तथा बी का जो 40% है वो बराबर है। ठीक है, मतलब जो ए का 20% है और जो बी का 40% है वो बराबर है, तो ज्ञात कीजिए दोनों का अंतर क्या होगा, उनकी जो राशियां हैं, आय हैं, उनका अंतर क्या होगा, ये पूछा है। देखिए अभी यहाँ पे इसे सॉल्व करते हैं। अगर आप ये एक 20% है, 1 पर जाएगा, और 40 से 2 पर जाएगा। ठीक है, तो ए और बी की जो आय का रेशो आएगा वो आएगा आपके पास 2:1। ठीक है, ठीक है। टोटल देखें अगर यहाँ पे तो 3 है कि नहीं? और 3 क्या है टोटल इनकी जो आय है उनका यूनिट में। ठीक है, लेकिन रुपीज में देखें तो वो 6000 है, मतलब 3 यूनिट की वैल्यू जो है 6000 के बराबर है। ठीक है, ठीक है। लेकिन आपसे क्या पूछा है क्वेश्चन में? दोनों की आय का अंतर। ए की आय 2 यूनिट है और बी की आय 1 यूनिट है। दोनों का अंतर टोटल तो है 3, और दोनों का अंतर देखते हैं तो 1 यूनिट, यानी 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है आपको यहाँ पे। बस 3 से काटोगे 2 पर जाएगा, नहीं 2000 आएगा। ठीक है, मतलब 2000 ही यहाँ पे सीधा सीधा आंसर आ जाएगा आपका। ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था परसेंटेज का। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। व्हाट विल बी द एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ डायगोनल 6 सेंटीमीटर? 6 सेंटीमीटर विकर्ण वाले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, यह पूछा है। तो वर्ग क्या होता है? जिनकी चारों भुजाएं जो है बराबर होती हैं। ठीक है, ऐसे ये जैसे आपको बता देता हूं, ये है वर्ग आपका जिसकी चारों भुजाएं जो है बराबर होती हैं। ठीक है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ आपको विकर्ण तो दिया हुआ है यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, मतलब विकर्ण जो है, जो वर्ग का होता है वो होता है उसका फॉर्मूला √2a, यानी ए होता है यहाँ पे भुजा, जो बराबर दिया हुआ आपको 6 के, है कि नहीं? तो ए की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे 6/2 रूट, ऊपर नीचे अगर हम √2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पे आएगा 6√2/2। 2 से काट दोगे 3 आएगा। ठीक है, तो मतलब 3√2 आई है ए की वैल्यू। ठीक है, मैं मिटा के यहाँ पे लिख देता हूँ सीधा ही, 3√2 जो है यहाँ पे ए की वैल्यू आई है, मतलब भुजा आई है यहाँ पे। लेकिन आपसे पूछा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है आपका? भुजा गुना भुजा, यानी ए स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर कर दो बस आप। तो इसका स्क्वायर करोगे तो ये आएगा आपके पास, पहले मैं आपके लिए लिख ही देता हूँ। ठीक है, 3√2 को स्क्वायर करोगे
तो आपके पास जो आएगा वो आएगा आपका पास 18। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पे। 3 3 9 और दूनी 18। ठीक है, तो 18 वर्ग सेंटीमीटर आपका जो है सीधे सीधे यहाँ पे आंसर आएगा। इस क्वेश्चन में कुछ ज्यादा था नहीं, अगर आपको फॉर्मूलाज पता है तो आप कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। A rectangular room whose area is 60 square meters and its perimeter is 34 meter. Then find the length of its diagonal. एक आयताकार कमरा है जिसका जो क्षेत्रफल दिया हुआ आपको 60 वर्ग मीटर है, ठीक है, तथा उसका जो परिमाप दिया हुआ है आपको वो है 34 मीटर। तो ज्ञात कीजिए उनकी विकर्ण है जो उसकी लंबाई क्या होगी, ये पूछा है। क्वेश्चन को लगा देता हूँ पहले मैं साइड में आपको समझाने के लिए। देखिए आपको जो दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन में वो दिया है आयत का क्षेत्रफल यानी लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई गुना चौड़ाई जो दिया हुआ आपको यहाँ पे 60 वर्ग मीटर दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, और आपको परिमाप दिया हुआ है यहाँ पे 34 मीटर। मतलब जो परिमाप का फॉर्मूला होता है आयत का वो होता है 2 ब्रैकेट L प्लस बी जो दिया हुआ आपको 34 के, है कि नहीं। बस इसे सॉल्व कर लो, 2 से काट दो इसे 17 पर। ठीक है, तो L प्लस बी की वैल्यू यहाँ से आपके पास जो आएगी, L प्लस बी की जो वैल्यू आई यहाँ से वो आई आपके पास, L प्लस बी की वैल्यू जो आई यहाँ पे आपके पास 17 आई है, 17 मीटर। लेकिन आपसे पूछा है क्या, वर्ग का विकर्ण, आयत का विकर्ण। आयत का विकर्ण क्या होता है, आयत का विकर्ण होता है आपका L स्क्वायर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये निकालना है आपको। ठीक है, तो अभी एक चीज देखिए आप, अगर हम इसका L प्लस बी का स्क्वायर कर दें, यहाँ पे L प्लस बी का स्क्वायर करते हैं, इसका यहाँ पे कर देता हूँ, है ना। तो L प्लस बी का स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा, इसका 17 का स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा 289। ठीक है, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब 2lb आएगा ना, lb और 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा क्योंकि 60 है ना पे, 60 दूनी 120। ठीक है, ठीक है, अब ये इधर जाएगा, इधर जाएगा ये, तो L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी यहाँ से वो आएगी आपके पास 169। ठीक है, ठीक है, लेकिन आपसे L स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर की जो वैल्यू दी हुई है ना वो आपसे रूट में पूछिए। यहाँ पे एक्चुअली जो विकर्ण होता है आपका वो रूट में होता है। ठीक है, तो इसका रूट कर देंगे, स्क्वायर रूट कर देंगे दोनों तरफ से, तो इसकी जो वैल्यू आएगी आपके पास वो आएगी 13, क्योंकि 13 का स्क्वायर ही जो आपका 169 होता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन ए करेक्ट, यानी 13 मीटर। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, एक बार दोबारा से बता देता हूँ मैं। देखिए आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुना चौड़ाई, वो मैंने यहाँ पे आपको लिख के बता दिया। और दिया हुआ आपका यहाँ पे परिमाप यानी 2l प्लस बी होता है, तो 34 था वो, तो मैंने उसे काट के 17 कर दिया यहाँ पे। ठीक है, L प्लस बी की वैल्यू आ गई यहाँ पे। ठीक है, आपसे पूछा है विकर्ण यानी रूट L स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू, रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, ये पूछिए, तो अगर हम इसका स्क्वायर कर दें, L प्लस बी का स्क्वायर कर दिया मैंने, यहाँ पे फॉर्मूला होता है ना, ये फॉर्मूला होता है ना, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करते हैं तो L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2lb होता है ना, तो ये किया मैंने। ठीक है, और यहाँ पे वैल्यूज रख दी इनकी, तो आपके पास L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया यहाँ पे 169। तो लेकिन आपसे पूछा है रूट में, तो दोनों तरफ रूट कर देंगे आप। ठीक है, तो 13 मीटर जो है यहाँ पे सीधे सीधा आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। There is a profit of 25% on selling a wristwatch for rupees 3500 if it is to be sold at a loss of 25%, then what will be its selling price? एक क्लाई घड़ी को 3500 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है, तो 25% हानि पर बेचा जाता तो उसका विक्रय मूल्य क्या होता है, ये पूछा है। तो मैं आपको समझाता हूँ इस क्वेश्चन को। देखिए कोई भी वैल्यू जो होती है अपने आप में, जब भी आप प्रतिशत का चैप्टर पढ़ते हो तो उसमें बताते हैं कोई भी वस्तु होती है
वो अपना में 100% होती है। ठीक है, कहता है अगर उसे 25% लाभ पे बेचा जाता है तो उसे 3500 रुपये में बेचा जाता। ठीक है, तो 25% लाभ पर बेचोगे तो 125 में तो बेचोगे ना, 125 में, 125% में ही तो बेचोगे, तो इसकी वैल्यू जो दी हुई है आपको 3500 दी हुई है। ठीक है, आगे कह रहा है अगर उसे 25% हानि पे बेचा जाता है, यानी 75% पे बेचा जाता है, 100 में से 25% घटाओगे, 100% में से 25% घटाओगे तो 75% ही तो आएगा, मतलब 75% की वैल्यू दी पूछी है आपसे यहाँ पे। ठीक है, ये निकालना और आपका सीधे सीधे आंसर आ जाएगा। तो इसे सॉल्व करते हैं। 3500 बटे में 1% निकालेंगे तो 125% हो जाएगा यहाँ पे, लेकिन आपसे पूछा है 75%, तो 75% से यहाँ से मल्टीप्लाई कर दी, इसे काटा पीट कर दो, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 25 थे 75, 25 पंजे 125, 5 सत्ते यानी 700 पर 700 की 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2100 जो है यहाँ पे सीधे सीधे आंसर आ जाएगा आपका, यानी 2100 रुपये की जो है वस्तु है वो। ऑप्शन सी, मतलब अगर 25% की हानि पे बेचा जाता तो 2100 रुपये में बेचा जाता उस वस्तु को। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 12.5% on selling an article for rupees 1800, then find its cost price। किसी वस्तु को 1800 रुपये में बेचने पर 12.5% का लाभ होता है, तो ज्ञात कीजिए उसका क्रय मूल्य क्या होगा। तो इसका क्रय मूल्य होगा आपका ऑप्शन सी 1600। तो कैसे करते हैं देखिए, जो 12% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है आपकी, वो क्या होती है, वो होती है आपकी 1/8। ठीक है, मतलब 8 की वस्तु को 1 लाभ पर बेचना पड़ेगा ना, 8 की वस्तु को 9 पर बेचना पड़ेगा अगर लाभ पाना है तो। ठीक है, मतलब 9 यूनिट की वैल्यू जो दी हुई है आपको यहाँ पे 1800 दी हुई है, आपसे 8 यूनिट की वैल्यू पूछी है बस। तो कितना गुना है, यह है 200 गुना, तो इसका भी 200 गुना ही आपका आंसर, यानी 1600 सीधे सीधे आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन, आपको इस टाइप के क्वेश्चन भी आने चाहिए। ठीक है, जो आपके जल्दी हो जाते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ ₹10,000 फॉर 3 years एट द रेट ऑफ 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम। 10,000 रुपये की धनराशि पर 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट। तो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखिए, जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है, मैंने पिछले सेट में ही बताया आपको कि वो ब्याज पे ब्याज मिलना होता है। ठीक है, मतलब 10% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है आपकी 10% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/10, मतलब 10 से 1 बढ़ेगी यानी 11 हो जाएगी पहले साल में, एक साल में वो 10 से 11 होगी, और दूसरे साल में 10 से 11 होगी, फिर वो 10 से 11 होगी। ठीक है, मतलब 3 साल में के लिए जब भी बोले इस तरह से आपको कर लेना है, और इसे सॉल्व करो आप, तो इसे मल्टीप्लाई कर लो इन तीनों को, तो ये आएगा 1000। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा आपके पास 1331। ठीक है, ये होता है आपके पास मूलधन, ये होता है आपके पास चक्रवृद्धि जो मिश्रधन होता है वो। ठीक है, और जो इनका जो डिफरेंस होता है वो होता है आपका क्या, ये होता है आपका मतलब ब्याज। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो 1000 की वैल्यू दी यहाँ पे 10,000 आपको, मतलब 1 0 ज्यादा है ना, तो इनका डिफरेंस देखिए कितना है 331। ठीक है, तो 1 0 ज्यादा होनी चाहिए, तो ऑप्शन में भी अंतर में भी 1 0 ज्यादा होनी चाहिए, यानी ये 3110 इसका सही आंसर होना चाहिए। यहाँ पे 1 0 होनी चाहिए थी। ठीक है, 1 0 और होती तो ये सही आंसर हो जाता आपका। ऑप्शन ये टाइपिंग में मिस्टेक है यहाँ पे। ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे अगर आप 1000 कर लो तब आपका ये ऑप्शन सही हो जाता। ठीक है, ठीक है, अगर आपको ये समझ में नहीं आया है मैं दोबारा से बता देता हूँ आपको। देखिए, जो ब्याज होता है चक्रवृद्धि ब्याज, वो हर साल
जो है ब्याज पे ब्याज मिलता है उसमें। तो अगर पहले साल 10 से 11 हो रहा है तो दूसरे साल भी 10 से 11 होगा, फिर वो तीसरे साल भी 10 से 11 होता है। तो तीन को मल्टीप्लाई कर लिया मैंने। यहाँ पे 1000 की वैल्यू आपको 10,000 दी हुई है, तो आपको इन दोनों का डिफरेंस यानी 300 जो 31 था उसकी वैल्यू निकालनी थी बस। ठीक है, तो आपका सीधे सीधे आंसर आ जाता है यहाँ पे, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, द सिंपल इंटरेस्ट on a certain sum of money at the rate of 10% per annum, simple interest for a certain time is rupees 2500, then what will be the simple interest on the same sum for the same amount of time at the rate of 20% simple interest? किसी धनराशि पर 10% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से किसी निश्चित समय के लिए साधारण ब्याज 2500 रुपये है, तो उसी धनराशि पर 20% की साधारण ब्याज की दर से उतने ही समय के लिए साधारण ब्याज क्या होगा, ये पूछा है। तो क्वेश्चन को लगा देता हूँ पहले मैं साइड में, तो अभी बताता हूँ आपको ये। तो देखिए इस क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं। ठीक है, 10% पर अगर आपको जो है 2500 रुपये मिलते हैं साधारण ब्याज, ठीक है, तो 20% पे आपको 5000 मिलने चाहिए थे। ऑप्शन यहाँ पे गलत है ये टाइप। ठीक है, एक एक जीरो बढ़ा लो सब में, तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है 5000। कैसे, अब मैं वो बताता हूँ आपको। देखिए इस क्वेश्चन में जो प्रॉब्लम है वो ये है कि यहाँ पे जो धनराशि है वो दी हुई नहीं है, ना ही टाइम दिया हुआ आपको। ठीक है, तो हमें जो ओवरऑल जो डेटा मिल रहा है वो 10% के पर मिल रहा है हमें। तो वो मिल रहा है कितना, 2500। ठीक है, 2500 रुपये मिल रहे हैं 10% की ब्याज की दर पर। तो 20% पर कितना मिलेगा, ये क्वेश्चन है एक्चुअली। तो ये कितना गुना है, 2 गुना है, तो इसका भी 2 गुना यानी 5000 रुपये इसका सीधे सीधे आंसर हो जाएगा आपका। मतलब 10% की वैल्यू आपको 2500 दी हुई है, तो 20% का वैल्यू क्या होगी, तो ये हो जाएगा आपके पास 5000। एक्चुअली परसेंटेज मिक्स क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। तो परसेंटेज साधारण ब्याज होता है और चक्रवृद्धि ब्याज होता है, ओवरऑल वो परसेंटेज ही होता है। जो बच्चे परसेंटेज को अच्छे से कर लेते हैं वो इन चैप्टर्स को भी इजीली कर लेते हैं। इसलिए किसी भी क्लासेस में आपको सबसे पहले परसेंटेज ही करवाते हैं। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस ये सारी चीजें करवाते हैं इसीलिए। ठीक है, 10% की वैल्यू यहाँ पे 2500 है, तो 20% की वैल्यू पूछी थी यहाँ पे 5000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, if the difference between 2/3 and 1/3 part of a number is 350, then what will be that number? किसी संख्या के 2/3 हिस्से तथा 1/3 हिस्से का अंतर 350 है, तो वह संख्या क्या होगी, ये पूछा है। ये तो इजी क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखिए किसी संख्या के 2/3, वो संख्या मान लिया हमने x। ठीक है, तो इसके जो है 2/3 यानी 2/3 तथा उसी संख्या यानी x के जो है 1/3 यानी 1/1x/3, इन दोनों का जो अंतर है वो दिया हुआ आपको इतना 350। आपसे पूछा है वह संख्या क्या होगी। तो सॉल्व करते हैं, तो बेस तो यहाँ पे बराबर ही है, तो ये हो जाएगा आपका 1x, डिफरेंस जो हो जाएगा वो होगा 1x/3। ठीक है, तो जिसकी वैल्यू दी है आपको 350, लेकिन आपसे पूछा वह संख्या क्या है, यानी x की वैल्यू पूछी आपसे, तो ये ऊपर जाएगा यहाँ पे। तो x की वैल्यू जो आएगी आपके पास 105 होता है, लेकिन एक जीरो है तो 1050 हो जाएगा। तो x की वैल्यू जो यहाँ से आएगी वो आएगी आपके पास 1050। ठीक है, तो x की वैल्यू ही आपसे पूछी थी यहाँ पे 1050। ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो आपके आने चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, देयर आर 3 स्टूडेंट्स इन अ क्लास हुज एवरेज एज is 25 years. With the arrival of a teacher in that class, the average increases by 5%. Then find the age of
द टीचर, एक कक्षा में 3 छात्र हैं जिनकी आयु का औसत 25 वर्ष है। जैसे जैसे बोलता है मैं वैसे वैसे लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। देखिए, तीन छात्र हैं किसी कक्षा में जिनका औसत दिया है आपको 25 वर्ष। ठीक है, ये दिया हुआ है। आगे कहता है उस कक्षा में एक अध्यापक के आ जाने से औसत 5 बढ़ जाता है। मतलब पहले 3 थे लोग, अब 4 हो जाएंगे क्योंकि एक टीचर भी आ गया ना, और औसत बढ़ जाता है 5। मतलब पहले 25 था, अब 30 हो जाएगा। ठीक है, तो ज्ञात कीजिए अध्यापक की आयु क्या रही होगी। तो देखिए, एक काम करिए आप, कैसे करेंगे इसे सॉल्व। तो टोटल सम निकाल लेते हैं हम, है ना। तो 4 वस्तु का औसत अगर 30 है, ठीक है, तो टोटल सम हो जाएगा यहाँ पे 30 की 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 120। ठीक है, 3 संख्याओं का जो औसत दिया हुआ आपको 25 है, तो इनका सम कितना हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 75। ठीक है, बस आपसे इन दो इस 120 में से 75 घटा दो, आपका सीधे सीधे जो एक व्यक्ति आया था उसकी आयु आ जाएगी आपके पास, तो ये हो जाएगा आपके पास 45। ठीक है, तो 45 इसके लिए सही आंसर होना चाहिए, ऑप्शन बी करेक्ट है आप। ठीक है, 120 में से 75 घटा दोगे आपका सीधे सीधे आंसर आ जाएगा। इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ था नहीं। इसके लिए 2 ट्रिक होती हैं वैसे जल्दी करने के, लेकिन इतना कोई बड़ा क्वेश्चन है नहीं, ऐसे ही कर लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, कन्वर्ट 0.25 टू परसेंटेज। 0.25 को प्रतिशत में बदलना है आपको। प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, पहले तो इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो 0.25 को कैसे लिख सकते हैं हम, 25/100, है ना। ठीक है, और प्रतिशत में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 100 से 100 कट जाएगा, तो 25% ही इसका सही सही आंसर होगा, ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, फाइंड द एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल विद साइड्स 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। मतलब 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए, समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी आधार गुना ऊंचाई। तो 1/2 लिख लेंगे पहले। बेस क्या है यहाँ पे, जो सबसे बड़ी भुजा होती है ये होती है आपकी कर्ण। ठीक है, बेस चाहे इसे मान लो चाहे इसे मान लो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये ऐसे लिख लो आप। ठीक है, 2 से काट दो इसे 6। ठीक है, 6×5 = 30, इसका सही सही जो आंसर हो जाएगा 30 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो इसे कर पाओगे आप। और राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल ये होता है आपका, ठीक है, इसका एक कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, ये याद रखना। और कर्ण जो होता है इसकी सबसे बड़ी भुजा होती है। ठीक है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x प्लस 3y। मतलब x प्लस जो y है उसकी वैल्यू जो आपको 18 दी हुई है, और x माइनस वाई का जो अंतर दिया हुआ है आपको 2 दिया हुआ है, इसकी वैल्यू पूछिए। तो इजी क्वेश्चन है, तो सॉल्व करते हैं। x प्लस वाई जो दिया हुआ है आपको 18, x माइनस वाई जो दिया है वो दिया है 2 दिया है ना। बस ये सॉल्व कर लो, इसे ऐड करोगे तो ये दोनों कट जाएंगे। 2x की वैल्यू यहाँ पे आएगी आपके पास 20, तो x की वैल्यू आएगी यहाँ पे 10। ठीक है, और y की वैल्यू आ जाएगी फिर, x की वैल्यू जो 10 है इसे इसमें रख दोगे तो ये 8 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, किसी में चाहे इसमें रख लो चाहे इसमें रख लो, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, तो y की वैल्यू आ गई आपके पास 8 और x की वैल्यू आई यहाँ पे 10। तो 2x प्लस 3y की जो है वैल्यू निकालनी है। 2x कितना हो जाएगा, x की वैल्यू 10 है तो 2x हो जाएगा 20। 3y की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू 8 है तो 3y की हो जाएगी 24। तो 44 इसका सही सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, बस आपको सॉल्व करना आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39,
A can do a piece of work in 20 days and can also do the same work in 30 days. Then find in how many days they together will do half of the work. A किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है तथा B, अभी B आएगा, ठीक है, B उसी काम को B उसी काम को 30 दिनों में कर सकता है। तो ज्ञात कीजिए दोनों मिलकर उस काम के आधे भाग को कितने दिनों में करेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे, क्वेश्चन को कर देता हूं पहले छोटा। ए जो है किसी काम को कर सकता है 20 दिनों में, बी कर सकता है उस काम को 30 दिनों में, तो टोटल काम आ जाएगा यहाँ पे 60 यूनिट, क्योंकि दोनों का एलसीएम लेते हैं ना, डेज का जो है एलसीएम लेते हैं, तो दोनों का एलसीएम क्या होगा, 20 और 30 का ये हो जाएगा 60, ये टोटल वर्क हो जाएगा आपका। और एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, ठीक है, भाग कर देंगे सिंपली, आपका एफिशिएंसी आ जाएगी। अभी कहता है दोनों मिलकर उस काम के आधे भाग को कितने दिनों में करेंगे, पूरा काम कितना है 60, तो इसका आधा कितना हो जाएगा 30 यूनिट। दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 3 और 2 5, यानी 5 की एफिशिएंसी से ये कितने दिनों में करेंगे इस काम को, ये पूछा है। तो काट दो इसे, 6 दिन में करेंगे, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था बिल्कुल, इसमें कोई ऐसा कुछ टेक्निकल कुछ था नहीं, ठीक है, इजी क्वेश्चन था, बस आपको पता होना चाहिए था आधा कैसे करते हैं काम को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 8 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की परिधि क्या होगी। तो ये तो दुगनी हो जाती है, 8 की दोगुनी हो जाएगी, 16 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैसे क्या देखिए, सर्कल जो होता है उसकी त्रिज्या होती है ये, यानी 8 सेंटीमीटर दी हुई है, लेकिन जो परिधि होती है, सॉरी यहाँ पे ना गलत है, एक सेकंड, इसको मैं एक बार करेक्ट कर देता हूँ। क्या पूछा है आपसे, यहाँ पे व्यास पूछा होगा आपसे, ठीक है, ये जो मैंने लिखवाया है किसी से, तो उसने जो है गलत टाइप कर दिया है, यहाँ पे व्यास होगा यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे होगा आपका डायमीटर। ठीक है, यहाँ पे डायमीटर होना चाहिए, अदरवाइज जो आंसर जो है पॉइंट्स में चला जाएगा। ठीक है, तो व्यास पूछा है आपसे, तो 8 का जो है 2 गुना हो जाएगा, क्योंकि व्यास जो होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। व्यास जो होता है ये होता है, त्रिज्या होती है ये, यहाँ पे 8 है, 8 और 8 16। ठीक है, 16 इसका सही सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, मैंने जहाँ से जिससे लिखवाया है टाइप करवाए हैं, तो उन्होंने जो है इसे ये कर दिया है गलती से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, विच इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट। सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है इनमें से। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑक्सीजन। ठीक है, दूसरे नंबर पर देखें तो सिलिकॉन होता है, ठीक है, फिर नाइट्रोजन वगैरह होते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ऑक्सीजन जो है सबसे ज्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, मर्क्यूरी मेटल इज, मर्क्यूरी धातु है क्या है, ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन ए ठोस, ऑप्शन बी गैस, ऑप्शन सी द्रव, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मर्क्यूरी जो होती है वो लिक्विड फॉर्म में होती है आपकी, ये चीज याद रखना आप। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, विच इज द गैस दैट एक्सप्लोड्स इन कोल माइंस। कोयले की खानों में विस्फोट करने वाली गैस कौन सी है इनमें से। ऑप्शन आपके सामने, हाइड्रोजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी वायु, या ऑप्शन डी मीथेन। तो कारखानों में जो होते हैं कोयले वगैरह के, है ना, तो खाने होती हैं जो इनकी, इसमें जो गैस होती है वो विस्फोट करती है, वो होती है आपकी, ऑप्शन ए करेक्ट होना चाहिए यहाँ पे, हाइड्रोजन। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, अग्निशमक निम्न में से किससे बनाए जाते हैं। फायर फाइटिंग क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। अग्निशमन जो वस्त्र होते हैं वो किससे बनाए जाते हैं ये पूछा है। तो अग्निशमन जो वस्त्र होते हैं वो बनाए जाते हैं आपके, ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन ए चांदी, ऑप्शन बी एस्बेस्टॉस,
या ऑप्शन सी तांबा या ऑप्शन डी लोहा। तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो होगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट। एस्बेस्टॉस होता है, ठीक है, यानी अभ्रक होते हैं, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, फॉर्मिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड बाय, फॉर्मिक एसिड है जो किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन ए मच्छर, ऑप्शन बी कछुआ, ऑप्शन सी लाल चींटी या ऑप्शन डी बंदर। तो फॉर्मिक एसिड जो होता है वो जो होता है चींटी के डंक में होता है, लाल चींटी के। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन ए आयरन ऑक्साइड, ऑप्शन बी सोडियम क्लोराइड या ऑप्शन सी कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्लास्टर ऑफ पेरिस होता क्या है? इसका फॉर्मूला होता है आपका CaSO4 डॉट हाफ H2O, ठीक है, ये होता है आपका। ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पे, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट, ठीक है, याद रखना। ये आपसे जिप्सम का भी पूछा जा सकता है, तो जिप्सम का होता है, सिर्फ इसमें जो है इस फॉर्मूले में आप 2 लगा देना बस, ठीक है, ये जिप्सम का हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, जर्मन सिल्वर इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग विच ऑफ द फॉलोइंग? जर्मन सिल्वर है जो निम्न में से किसके मिश्रण द्वारा प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने। जर्मन सिल्वर जैसे जो बनता है वो तांबा यानी कॉपर प्लस जिंक से बनता है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे कॉपर जिंक कौन सा है ऑप्शन में। ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। आपको सीधे सीधा पता होना चाहिए, ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं, जितना ऑप्शन पढ़ोगे उतना ही कंफ्यूजन होगी आपको, ठीक है। नेक्स्ट कॉपर प्लस जिंक सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ इनएक्टिव सॉल्यूशन? निष्क्रिय विलयन का पीएच मान क्या होता है? तो देखिए आपने पीएच स्केल के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है, आपसे पूछा निष्क्रिय, तो 7 पर जो है पीएच मान जो है निष्क्रिय होता है किसी का भी, तो ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पे। अगर 7 से कम होता है, ठीक है, तो वो होता है आपका एसिडिक होता है, ठीक है, आपसे ज़्यादा होते हैं तो वो हो जाते हैं आपके बेसिक्स, ठीक है, याद रखना आप। क्वेश्चन नंबर 50, हु अमंग द फॉलोइंग इन्वेंटेड गोबर गैस? निम्न में से किसने जो है गोबर गैस का आविष्कार किया था, ये पूछा है। तो गोबर गैस के आविष्कारक थे आपके CB देसाई, ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। और CB रमन ने दिया था रमन इफेक्ट, ये भी याद रखना दोनों। तो आज मैंने आपको पूरे 50 प्रश्न करवाए, आपने कितने क्वेश्चंस जो है सही किए, एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा वो भी मुझे आप ज़रूर बताना, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स दोस्तों, बाय।